आज मोदी जी ने एक मेला निकाला है। 3 महीने पहले आया, 4 महीने पहले आया, 6 महीने पहले आया। आपने रोक लिया कि चुनाव आए गुजरात में और हिमाचल में और फिर मेला करें और तमाशा करें और बोले दिल्ली जी नौकरी ले लीजिए। 1.25 करोड़ 1 करोड़ 25 लाख नौकरियां छीन ली। एमएसएमई सेक्टर तबाह हो गया। ये तमाम सवाल का हिसाब किताब दीपावली पर आपको बही खाता खोलना होगा। हम चुनौती देते हैं प्रधानमंत्री को कि इस देश के नौजवान के साथ बैठें, मीडिया को सामने बुलाएं, हमें नहीं बुलाना मत बुलाइए और जरा चर्चा करिए। मीडिया के सामने होनी चाहिए वो चर्चा। उत्तर प्रदेश में टेट का एग्जाम हुआ था, किस तरह से भेड़ बकरियों की तरह युवा साथी रेलवे में और प्लेटफॉर्म पर और ट्रेनों में दिखे थे। कि देश में आज एक मेला चल रहा है। पिछले 8 साल देश में बेरोजगारी का मेला चल रहा था, वो किसी को नहीं दिखा। आज मोदी जी ने एक मेला निकाला है, रोजगार मेले का नाम दिया उसने। हर चीज में एक तमाशा करना। कोविड हो तो तमाशा, कोविड से लोग मर रहे थे तब भी तमाशा, लोग बेरोजगारी में हाय तौबा मची हुई है पूरे देश में, फिर तमाशा। इस देश ने सरकार चुनी है, तमाशबीन नहीं चुने। यह तो धन्यवाद है भारत जोड़ो यात्रा को कि बेरोजगारी शब्द नागपुर वालों को भी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि हां बेरोजगारी है। नहीं तो आंखें बंद थी सबकी, कान बंद थे सबके। और प्रधानमंत्री जी को भी समझ में आया कि बेरोजगारी वाकई एक मुद्दा है। इतना बड़ा मेला, कितनी नौकरियां? 75,000। वादा क्या किया था? अगर वादे पे हम जाएं तो 16 करोड़ नौकरियां पिछले 8 साल में मिलनी थी, उसका हिसाब दे देते मेला शुरू होने से पहले। मैं आपको ज्यादा समय नहीं लेते हुए यूपीए के वक्त नौकरियों का हिसाब किताब दे रहा हूं। हम लोग डरते नहीं हिसाब किताब देने से। और दीपावली के वक्त लेखा जोखा हमारे सांस्कृतिक परंपरा है, सारा बही खाता सामने रखना चाहिए। मोदी जी को भी रखना चाहिए, हम रख रहे हैं। एसएससी के 68 से 69,000 नौकरियां प्रति वर्ष मनमोहन सिंह जी की सरकार में मिलती थी। ये पब्लिक नॉलेज है, सब सार्वजनिक आंकड़े हैं, कहीं छिपाने वाली बात नहीं। यूपीएससी की 20,000 नौकरियां होती थी प्रति एक साल में। 20,000 यूपीएससी, 68 से 69,000 एसएससी, 30 से 35,000 रेलवे। बैंकिंग में 50,000 नौकरियां एक साल में मिलती थी। डिफेंस में 1.5 लाख नौकरियां प्रति वर्ष मिलती थी। अभी इसी जून 2022 को मोदी जी के 4 मंत्री, वैसे मोदी जी के मंत्री सुबह से शाम तक कुछ करते नहीं है, सिर्फ राहुल गांधी पर नजर रखते हैं कि भाई वो कहां गए, क्या बोला, और उनको जवाब देना, उन पे हमला बोलना, और कोई काम नहीं है मोदी जी के कैबिनेट का। लेकिन इस जून में मोदी जी के 4 मंत्री आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि मोदी जी तो करते नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस, मंत्री करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि जून 2023 तक 10 लाख नौकरियां देंगे। आज क्या है जी, अक्टूबर खत्म हो रहा है, 6 से 7 महीने बचे हैं इस वादे में। आज मोदी जी ने भाषण में कह दिया दिसंबर 2023 तक 10 लाख नौकरियां। वो भी समय आगे बढ़ा दिया, धीरे धीरे 2025 तक ले जाएंगे बात को। तब वो नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री, लेकिन फिर भी ये हिसाब तो दीजिए। ये 75,000 नौकरियां देकर, मेला लगाकर, और ये नौकरियों के बारे में भी बता दूं आपको, इन सबका रिजल्ट कब आया साहब, हम पूछते हैं। क्यों बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते? रिजल्ट 3 महीने पहले आया, 4 महीने पहले आया, 6 महीने पहले आया। आपने रोक लिया कि चुनाव आए गुजरात में और हिमाचल में और फिर मेला करें और तमाशा करें और बोले दिल्ली जी नौकरी ले लीजिए। वो बच्चे जो इंतजार कर रहे हैं, उनकी पूरी जीवन के निर्णय इस अपॉइंटमेंट लेटर पर आधारित होते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, शादी करेंगे, घर बनाएंगे, अपना
परिवार को आगे बढ़ाएंगे। सब आपके इस तमाशे की इंतजार कर रहे हैं पिछले 6 महीने से। क्यों? हम ये भूल जाते हैं, जो अपने आप को प्रधान सेवक बताता था वो अपने आप को राजा मानता है। अब तो वो मुंह से प्रधान सेवक शब्द बोलते भी नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कोई विश्वास नहीं करेगा। ये क्या राजा रजवाड़ों का राज चल रहा है? जब मैं कहूंगा तभी अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, भले उसमें 6 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, आपकी जिंदगी तबाह हो जाए, लेकिन चुनाव के पहले नाटक करना है मुझे। ये एक लोकशाही है। लोकशाही में आप अपने आप को कुछ भी माने, आप हैं जनता के सेवक। एक वोट पे आपको जनता बाहर कर देगी। उस जनता को, उस नौजवान पीढ़ी को आप मजाक में एक तरह से उसका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। अडवाणी जी ठीक कहते थे, हम उनकी बातों से बिल्कुल सहमत कभी नहीं रहे, लेकिन जो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था अपने चेले के लिए, ये इवेंट मैनेजर है। आप करिए इवेंट, जो करना है करिए, सरकारी खर्चा है, सरकारी पैसा है, बर्बाद करिए, जनता देख रही है। लेकिन नौजवान का जीवन तबाह करने का हक आपको किसी ने नहीं दिया। आज खबरों में आ रहा था, गुजराती में लिखा है लेकिन मैं पढ़ लेता हूं, गुजराती समझ लेता हूं। भाजपा नेता के कॉलेज से पेपर लीक हुआ, एफएसएल रिपोर्ट। यह आपने नौजवान की हालत कर दी इस देश में। देखिए, मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा गुजराती में, आप लोग तो सब पढ़ रहे होंगे, अच्छी तरह देख लीजिए। भाजपा नेतानी कॉलेज माथी पेपर लीक था, यानी ये एफएसएल रिपोर्ट है। इतनी प्यारी भाषा है तो सीखना तो चाहिए ना, इसलिए सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी, आलोक भाई भी, और हिरेन भाई और पार्थिव भाई सिखा नहीं रहे, अब क्या करें। लेकिन ये बात एमएसएमई सिर्फ इस जून में, ये जो अभी जून गया, 1.25 लाख नौकरियां छीन ली लोगों से। 1.25 करोड़, माफ कीजिए, 1.25 करोड़ 25 लाख नौकरियां छीन ली। एमएसएमई सेक्टर तबाह हो गया। करे ना मेला, उसके बारे में भी एक इवेंट कर दें, लोगों से बोले साहब बैंड बाजा बजाइए, आप अपनी तबाही पे अपना नाचिए। ये क्या हाल बना दिया है इस देश का, इस प्रदेश का, यहां के नौजवान लोगों का। तो आप लोगों के माध्यम से हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं। वो सवाल 10 लाख नौकरियों पर है जो आपके मंत्रियों ने वादा किया था। वो सवाल 1.25 करोड़ नौकरियों पर है जो छीन ली गई हैं। वो सवाल 4-4, 6-6 महीने से जो आपने रिजल्ट रोक दिया आज के तमाशे के लिए, उस पर है। वो सवाल 16 करोड़ नौकरियां जो आपने वादा किया था और नहीं दी थी, उस पर है। वो सवाल एमएसएमई सेक्टर की तबाही पर है। ये तमाम सवाल का हिसाब किताब दीपावली पर आपको बही खाता खोलना होगा, सबके सामने रखना होगा। मेक इन इंडिया कहते हैं, पूछिए अहमदाबाद मेट्रो के डब्बे कहां से बन कर आए, पूछिए ना, इंडिया से बने हैं। मेक इन इंडिया सिर्फ इनके नारे हैं। कोमलम में जो नारे बनते हैं उसके अलावा मेक इन इंडिया कुछ नहीं है। मजाक बना दिया इन्होंने मेक इन इंडिया। आयात निर्यात का आंकड़ा देखिए चीन से, आंकड़ा देख के आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। 60% इंपोर्ट बढ़ा है चीन से। कैसे बढ़ गया? मेक इन इंडिया हो रहा है तो बताइए। और चीन को तो आप लाल आंखें दिखा रहे थे, ऐप बैन कर रहे थे, ये फिर कैसे इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है? और हमारे वक्त के आंकड़ों से तुलना कीजिए। ये लाल आंख क्योंकि आप 18 घंटे जागते हो, अगले तमाशे की प्लानिंग करते हो, नींद कम करते हो, ये लाल आंख इसलिए है, और कोई कारण नहीं। चुनाव से आगे भी जिंदगी है। चुनाव जीतने के बाद आगे की जिंदगी, जो सरकार में आता है उसकी एक ही काम होता है कि वो अपने वादे पूरे करे। हम चुनौती देते हैं प्रधानमंत्री को कि इस देश के नौजवान के साथ बैठें, मीडिया को सामने बुलाएं, हमें नहीं बुलाना मत बुलाइए, और जरा चर्चा करिए। मीडिया के सामने होनी चाहिए वो चर्चा।
नौजवानों के सवालों का जवाब देना चाहिए, नौजवानों की आंखों में आंखें डाल के बोलने की हिम्मत दिखाएं प्रधानमंत्री जी। आप लोगों ने देखा होगा भी एक हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश में टेट का एग्जाम हुआ था। किस तरह से भेड़ बकरियों की तरह युवा साथी रेलवे में और प्लेटफॉर्म पे और ट्रेनों में दिखे थे, उसके बाद भी अगर मोदी साहब इवेंट मैनेजमेंट करने की हिम्मत रखते हैं तो गुजरात के नवयुवक इस चुटनी में उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। एक अन्य विषय, कल सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आप पत्रकार बंधुओं ने देखा होगा, उस पर भी दृष्टि डालना बहुत जरूरी है। हेट स्पीचेस के ऊपर, क्योंकि गुजरात का चुनाव है और जब जब चुनाव आता है तो 80-20 और शमशान कब्रिस्तान और गोली मारो तमाम तरह के वायदे आने शुरू हो जाते हैं। गुजरात का चुनाव है, हिमाचल का चुनाव है, बीजेपी के तमाम लीडर्स आएंगे गुजरात में गुजरात की जनता को गुमराह करने के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट का कल का निर्णय है हेट स्पीच के ऊपर। पहले एडीआर की रिपोर्ट आई कि हेट स्पीच 600% बीजेपी की सरकार आने के बाद बढ़ गई, क्योंकि यही हेट स्पीच जो है इनका मूल मंत्र है। चुनाव जीतने का मूल हथियार ही इनका हेट स्पीच है। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है कि अगर कोई शिकायत नहीं करता है उसके बावजूद पुलिस कप्तान को संज्ञान लेना होगा और हेट स्पीच कम करनी होगी। देश का सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि हम 21वीं सदी में जहां साइंटिफिक टेम्परामेंट और चांद पर जाने की बात होनी चाहिए, हमें हेट स्पीच पर निर्णय देने पड़ रहे हैं। ये भाजपा की सरकार है, जब से आई है, चाहे वो गुजरात हो चाहे अन्य राज्य हो, काम करते नहीं है और जब जब चुनाव आता है तो इन तमाम मुद्दों को लेकर खड़े हो जाते हैं। किस तरह से समाज में विभाजन किया जाए, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, गरीब और अमीर के आधार पर। और कल तो गुजरात की इस पावन भूमि बापू की और सरदार पटेल की भूमि पर गजब ही हो गया था। अभी भारत जोड़ो यात्रा में एक 5 साल की बच्ची को भाजपा के प्रवक्ता ने जिस तरह से एक धर्म विशेष के प्रति गलत टिप्पणियां की, उसी कड़ी में यहां पर आप लोग जैसा जानते हैं कि हमारा जो शरीर है ये परमात्मा की देन है। किसको परमात्मा क्या दे दें, किसको ना दें, किसको सफेद बना दें, किसको गोरा बना दें, किसके बाल कम कर दें, किसकी हाइट 5 फुट 8 इंच कर दें, किसको कौन से शरीर से कम कर दें, ज्यादा कर दें, परमात्मा की देन है। कम से कम उसके ऊपर तो हमें प्रश्न चिन्ह नहीं लगाने चाहिए। गुजरात के अंदर एक डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त एक बच्चे हैं, कोई उनको कामो कहते हैं, कोई कामा कहते हैं, और वो सिंबॉलिक हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं। मध्य प्रदेश से बुद्धिहीन मंत्री आए भाजपा के, और उन्होंने जिस तरह से दिव्यांगों का, डिफरेंटली एबल्ड का, पूरे हिंदुस्तान में जो लोग हैं उनका मजाक उड़ाया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप ना महिलाओं को छोड़ते हैं, ना बच्चियों को छोड़ते हैं, ना बुजुर्गों को छोड़ते हैं, ना आप दूसरे राजनीतिक दलों को छोड़ते हैं। आपका स्तर इतना गिर चुका है, ना आप पूर्व प्रधानमंत्रियों को छोड़ते हैं। कम से कम दिव्यांगों को तो छोड़ दीजिए, उनको तो उपहास का पात्र मत बनाइए। दुर्भाग्य है कि उन्होंने केवल उस बच्चे को, कामों को ही नहीं टारगेट किया है, उसकी मां को भी टारगेट किया है। आप सोचिए, कोई मां जिसका बच्चा डिफरेंटली एबल्ड हो, डाउन सिंड्रोम से किसी भी रूप में ग्रसित हो, उस मां के जीवन कैसा होता होगा? वो मां क्या सोचती होगी अपने जीवन, कैसे उस बच्चे को संभालती होगी वो? आप लोग उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और गुजरात की जनता को आगाह करती है कि ऐसे विक्षिप्त मानसिकता के जो लोग भाजपा में भरे पड़े हुए हैं, इनको इस बार चुटनी में पूरी तरह से सबक सिखाया जाए। दुर्भाग्य है
एक तरफ इवेंट मैनेजमेंट होता है, एक तरफ कोई हिसाब नहीं दिया जाता है, एक तरफ सरकारी पैसे पर चुनाव प्रचार होता है और दूसरी तरफ ये उपहास की गंगा बहाई जाती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।